Hello friends, welcome to my channel. I am Anup Kumar T. Sharma. I am Advocate Anup Kumar T. Sharma. I will guide you today with an important section in the new section of BNS भारतीय न्याय संहिता. ये आज किस नए रूप में आया है और ये किस तरह हमारी मदद कर सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा. हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार टी शर्मा हूँ और मैं एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूँ. मैं आपको आज उस टॉपिक पे लेकर के जाऊंगा जो टॉपिक आज हम सबकी नीड है. ये हमारी सुरक्षा के लिए है. एक्चुअली देखा जाए तो इस पर एक डिटेल्ड टॉपिक बनना चाहिए, डिटेल्ड. लेकिन मैं बहुत लंबा आज नहीं कर पाऊँगा. मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ. ये सेक्शन 217 एंड सेक्शन 248 ऑफ BNS, ये क्या है? ये दोनों सेक्शन बहुत ही उम्दा सेक्शन है और ये हमारी रक्षा कैसे करते हैं. देखिए, अगर हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई फॉल्स चार्जेस लगाया गया है, क्रिमिनल केस की बात हो रही है, क्रिमिनल एलिगेशंस की बात होती है. आजकल समाज में, घर में हम सड़क में चल रहे होते हैं, कई बार हमें ज़बरदस्ती बोल दिया जाता है कि यार मेरी गाड़ी को तुमने ही ठोका है, राइट, जबकि उसमें कोई एविडेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है. कोई किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगा देता है कि तुमने हमें बदनाम किया, तुमने हमारे साथ ये किया, तुम्हारा ही षड्यंत्र था, या तुमने हमारी ये चीज़ ऐसे की है, ये प्रॉपर्टी, या तुमने हमारे खिलाफ़ कुछ किया है ना, या कुछ झूठ बोला है ना. ये सारी चीज़ों के लिए अगर कोई आपको डराता है या आपके खिलाफ़ कोई झूठी FIR दर्ज करता है, दोस्तों विशेष ध्यान देना. आज 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 मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थानों के बाहर भी लिखा गया है कि झूठे लांछन, झूठे आरोप यदि आपने लगाए और वो साबित नहीं होते हैं तो उसमें आपको 5 वर्ष, मिनिमम 5 वर्ष है. और यदि वो आरोप आपके ऊपर बहुत गंभीर हैं तो उसमें 10 ईयर्स तक की सज़ा और 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी, फाइन भी है. बेसिकली 2 लाख. अगर मैं आपको विथ इलस्ट्रेशन समझाऊँ, 217 BNS की जो सेक्शन है 217, ये सेक्शन है फॉल्स इन्फॉर्मेशन विथ इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट, है ना. एक लोक सेवक को एक ऐसी झूठी मिथ्या सूचना देना, किसी लोक सेवक कौन, पुलिस ऑफिसर, या डायरेक्ट आपने जज को दिया, राइट. ऐसी झूठी सूचना देना जो आपको पता है कि वो झूठ है, बट आप उस चीज़ को छुपा रहे हो, है ना. आप उसको झूठा बदनाम करने के लिए आप उसके खिलाफ एक लोक सेवक को, तो बेचारा तो अपनी ड्यूटी करेगा, शासकीय सेवक को बाउंड है. अगर कोई लेडीज़ अगर झूठा FIR लिखा देती है अपने हस्बैंड के नाम पे, या कोई मित्र है ज़बरदस्ती अपने फ्रेंड को बदनाम करने के लिए कर देता है, ब्रेकअप हो गया और कर दिया, बहुत चल रहा है आजकल, तो बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, बहुत गोल्डन है. और हम बैठे हैं, अगर आपके साथ कभी होता है आप हमें लाइए, हम उसको डिस्चार्ज कराएंगे, हम थाने में आपकी मदद करेंगे, हम कोर्ट में जो आपके खिलाफ केस जाएगा हम उसको आगे बढ़ने से पहले चार्ज के स्टेज पे ही डिस्चार्ज के लिए बहस कर देंगे कि प्राइमा फेसिडली कोई एविडेंस नहीं है जिससे पुलिस को ये सेटिस्फाई हो जाए कि इनके खिलाफ कोई ऐसा अपराध संज्ञान लेने लायक बनता है. सेक्शन 217 ऑफ BNS जो भारतीय न्याय संहिता है, जो IPC का नया रूप जो आया है, IPC को जिस संहिता ने रिप्लेस किया है वो BNS है. CRPC को जिसने रिप्लेस किया है वो BNSS है, राइट. तो ये BNS की सेक्शन 217 कहती है, इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे. मतलब पुलिस को आपने इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस तो अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, उसको अरेस्ट करेगा, उसका आर्टिकल 21, उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को भी क्षीण करे, पहले जांच करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को, खासतौर से महिला के मामले में होते हैं, पहले तक ऐसा था कि झुकाव था महिला के खिलाफ, पर अब नहीं है ना. अब कोर्ट इवन मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें यह है कि मानसिक प्रताड़ना अब पुरुष को भी यदि कोई महिला देती है तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज होगा, राइट. इसमें यह है कि जो भी कोई व्यक्ति लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना दे जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है ना, लेकिन इस आशय से देता है कि वह लोक सेवक को प्रेरित करे, इंस्पायर करे और उसको झूठा ऐसा कन्विंस करे कि साहब मेरे खिलाफ तो ऐसा ऐसा हुआ है, वह संभाव जानते हुए देता है, पर अंदर में छुपा हुआ ये है कि उसे मालूम है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, राइट. वह उसके द्वारा प्रेरित करेगा, वह लोक सेवक कोई ऐसी बात करे या करने का लोभ करे
जिसे वह लोक सेवक यदि उसे संबंध में जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है तथ्यों को सही स्थिति का पता होता है न करता है ना वो न करता या ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति की क्षति या शोभ। अगर मैं इसको समराइज और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि एक एक्स पार्टी ने वाई के खिलाफ एक लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट यानी पुलिस के इंस्पेक्टर या जो भी जांच अधिकारी एएसआई एसआई किसी को जाकर के एक एफआईआर या एक लिखित सूचना देता है और वो लोक सेवक प्राइमा फेसिडली उसकी इंक्वायरी करता है या दोनों पक्षों का बयान लेता है या जो एक प्राइमरी इंक्वेस्ट करता है उससे ये पता लगाता है और पता लगाने के बाद उसको इतना कन्विंस कर लेता है सामने वाला जो है एक्स वाई के खिलाफ और कुछ सबूत नहीं देता प्राइमा फेसिडली, लेकिन इतना झूठा रोना और एक दो लोग को इकट्ठा करके झूठ जैसे होता है ना, चार लोग मिल करके फैमिली के इंटरेस्टेड विटनेस ही बोल देते हैं, हाँ भाई इसने दहेज लिया, इसने मारा, हाँ इसने मारता था, ये बांध के रखता था, ये फलाना करता था। अब वो उसने देखा तो नहीं है बंद दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है, उसने कहे सुने के आधार पे बोल दिया। अब पुलिस वाला करुणा में आके हाँ भाई ये हुआ है ना ऐसा, तो अब जो है पुलिस किस एंगल से देखेगी और पुलिस को ये बताना है सामने वाली पार्टी को, कंपलसरी ड्यूटी है कि देखिए जी आप जो है एलिगेशन लगा रही हैं, आप एविडेंस देंगी, प्राइमा फेसिडली भी हमें देंगी तब हम केस दर्ज करेंगे। ये तो अभी हम शून्य में आपकी सूचना लिख रहे हैं, हम इसको एफआईआर का रूप तब देंगे जब प्राइमा फेसिडली होगा। और अगर इसमें यह पाया जाता है कि आपने फॉल्स शपथ पत्र दिया आगे कोर्ट में या फॉल्स आपने यहाँ डिटेल दी जो सच नहीं है, सच कुछ और है, आपने उसको फैब्रिकेट करके बताया, तो ऐसी स्थिति पे क्या हो सकता है वो आप एक बार समझ लीजिए। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक व्यक्ति एक्स है, वो मजिस्ट्रेट को ये सूचना देता है कि एक पुलिस अधिकारी जो ऐसे मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ है कर्तव्य पालन में अपेक्षा या अवचार का दोषी है, यह जानते हुए कि ऐसी सूचना मिथ्या है और वह संभाव है कि उस सूचना से वह मजिस्ट्रेट जो ब है यानी वाई है उसको पदच्युत यानी टर्मिनेट कर देगा, राइट। तो इसमें जो एक्स है इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, मतलब इसमें ये इलिस्ट्रेशन से समझाया है बीएनएस की नई बेयर एक्ट पे कि अगर एक्स मजिस्ट्रेट के सामने जा करके ये कहता है कि वाई जो है पुलिस इंस्पेक्टर है, ये रिश्वतखोर है या ये गलत जांच करता है या ये कैरेक्टरलेस है, ये अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं करता है या इसने जो है बहुत कुछ गलत किया है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। अब उसने एक एलिगेशन लगा दिया एक लोक सेवक के ऊपर, राइट। अब उसको मालूम है, उसके पास फैक्ट भी नहीं है, उसके पास एविडेंस भी नहीं है और उसके खिलाफ वो कुछ बोल रहा है ना। अब ऐसी स्थिति पे कोर्ट उसको किस तरह से एफआईआर दर्ज हो सकती कि नहीं एक्स के खिलाफ, बिल्कुल हो सकती है। एक्स के खिलाफ 217 बीएनएस का मामला बन सकता है कि प्राइमा फेसिडली आपने ये बोला और उसके लिए आप ठोस सबूत नहीं पैदा कर पाए, बट आपने एफआईआर दर्ज करा दी। आप एक चीज़ जानिएगा, मैं काफ़ी हाई कोर्ट के वीडियो, सुप्रीम कोर्ट के वीडियोस भी देखता हूँ और मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर भी हूँ। जजेस बोल देते हैं कि आपने एफआईआर क्यों दर्ज कराई आपने फिर एफआईआर भाई आपने क्यों दर्ज कराई। एग्जाम्पल, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस था, मैं एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हूँ। 498 का ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर एफआईआर हुआ, कमेटी पे बैठा और आगे उसका संज्ञान हुआ, साथ में उसी समय उसी कॉज ऑफ एक्शन में एक एफआईआर और दर्ज करा दी उसी कॉज ऑफ एक्शन पे 494 की कि साहब ये गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के साथ इसने शादी कर लिया। तो उसको एफआईआर के रूप में जा करके थाने वाले को बोलना, पहली बात तो कॉमन ले में थाने वाले भी बोले हम दर्ज नहीं करेंगे, उन्होंने आईपीएस ओपीएस किसी का भी अप्रोच लगाया, फिर बाद में उन्होंने जो है उसको वाद के रूप में, जब कोर्ट ने और थाने ने बोला होगा कि भाई ये सेक्शन 199 और 200 के सीपीसी पे प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में दर्ज हो सकती है, ये एक एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं हो सकती कि बिगैमी कि शादी के रहते हुए इसने दूसरी शादी कर ली या किसी को जो है रहते हुए विवाह कर लिया, एक आरोपण है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब पुलिस ने इनकार करी, लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया, थाने में जाकर लिखित शिकायत की और उस शिकायत की कॉपी को 498 में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जज ने उनके एडवोकेट को फटकारा, भाई आप थाने क्यों गए। भाई डिफेंस पार्टी के एडवोकेट का प्लियर था कि साहब इसने मल्टीपल केसेस मेरे ऊपर दर्ज किए हैं, सब झूठे हैं, प्राइमा फेसिडली झूठे हैं, किसी में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, किसी में एविडेंस नहीं है, ये देखिए एक के ऊपर एक कर रही है हरास करने के लिए। तो जज ने भी देखा कि भाई सेम चीज़ें बता रही है 498 पे, सेम कहानी बता रही है, एक लाइन बस जोड़ दी है। तो जज साहब ने क्या बोला कि कल की डेट में आप बचा के क्यों रखी हो, डांटा उन्होंने,
बोला भैया आप तो कल की डेट में बोल दोगे मेरे सिर पे गाड़ी भी चढ़ा है, आपने पहली एफआईआर में वो सारी बातें क्यों नहीं बताई? 498 में मेंटल क्रूएल्टी भी है, आप बता सकती थी कि इसकी गर्लफ्रेंड है, वो फैक्ट आपने छुपाया। फिर आपने एक 6 महीने बाद एक 494 का भी केस लगा दिया, उसके बाद आप डीवी भी लगा दे रही हैं। ठीक है, आप लगा सकती हैं, पर सेम फैक्ट पे नहीं। ये ध्यान रखिएगा, मेरे बहुत से लॉयर्स साथी इसे कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे, नहीं नहीं अनूप सर ये तो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन। डिफरेंट कॉज ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कैसे लगाओगे? हाई कोर्ट बकायदा बोलेगा, जहां एक लर्नड सीनियर जजेस होते हैं वो बोलेंगे आप, और बोला उन्होंने आप तो छुपा छुपा के रख रही हैं पेट पे, पहले तो आप नहीं बताती थी, ऐसे में तो कल आप फिर एक एफआईआर कर देंगे, साहब मेरे सिर के ऊपर से गाड़ी चलाया, मैं बच गई उस दिन, मेरे पैर के ऊपर से चलाया, मेरे को चाकू लेके मारा। मतलब आप किश्तों में बताओगी क्या? अलग अलग केसेस के द्वारा 2-2 महीने 6-6 महीने में ये प्राइमा फेसिडली आपके केस को लूज करता है। कभी आपको कोई 498 का केस टकरा है, डीवी का टकरा है, फैमिली कोर्ट का टकरा है, आप मुझे बताइए, इसमें बहुत खास एक्सपर्टीज़ है मेरी। ये मैं आपको आज जो बता रहा हूँ ये फॉल्स एलिगेशन पे है, फॉल्स किसी के ऊपर चार्जेस लगाते हैं, फॉल्स कंप्लेंट आपने दर्ज कर दी है ना। जरूरी नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल पुलिस के इंस्पेक्टर का बताया कि कोई इंस्पेक्टर के खिलाफ जाके एक कंप्लेंट केस कर दिया, राइट। लेकिन ये एक किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के झूठे लांछन लगाने के ऊपर है। अब इसमें दंड क्या है? दंड इसमें 217 में 1 वर्ष का है, क्योंकि ये सिर्फ एलिगेशन है, इसमें 1 वर्ष का कारावास है। अगर सिद्ध हो जाता है कि इसने झूठा, क्योंकि ट्रायल चलेगा आपके ऊपर, एक्स के ऊपर, एक्स ने वाई के ऊपर लगाया झूठा, तो एक्स के ऊपर बकायदा इस धारा पे केस दर्ज हो सकता है, और केस नॉन कंपाउंडेबल है बट बेलेबल है। एट द सेम टाइम अगर साबित हो जाता है कि इसने गलत मिथ्या आरोप लगाए थे, सब एविडेंस इकट्ठा करो और साबित कर दो कोर्ट को कि साहब ये तो गलत था, सच्चाई तो ये है, ये फैक्ट है, राइट, ठीक। तो ऐसी स्थिति पे बयान करा दो उसका, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे, ऐसी स्थिति पे साबित हो गया तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये की पेनल्टी, कोर्ट कभी कभी स्टर्न पेनल्टी भी देता है, ठीक है, 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाता है, और दोनों जो अपराध है नॉन कॉग्निजिबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, नॉन कॉग्निजिबल है, उसको बेलेबल रखा गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान लीजिए कि ये जो धारा है ये आज के नए कानून में संरक्षित करती है हमारे अधिकारों को। ये धारा उस कॉर्नरस्टोन को टच करती है जो हमारी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एसेंशियल पार्ट है, कि हमारी मौलिक और दैहिक स्वतंत्रता जो है हमारे मौलिक अधिकारों में है, और उसको बिना किसी कारण के आप ये नहीं कर सकते। आपने प्रोसिक्यूशन किया, पेपर वाले तो क्या है आप जानते हैं, मीडिया में किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, एफआईआर का पुट उठा लेते हैं, उनको कोर्ट के डिसीजन से थोड़ी मतलब, आरोप लगाया। एक बार मैंने नई दुनिया के प्रधान संपादक को फ़ोन किया है, उसने एफआईआर का कंटेंट उठाया कि 2nd फ्लोर से खाना मांगा, खाना ऑफिस से घर आया, दोपहर को खाना नहीं दिया तो धकेल दिया जेंट्स ने नीचे लेडीज़ को, 307 का केस था। मैंने लगाया कॉल मीडिया वाले भाई साहब को, मैं बोला पांडे जी क्या हैं आप, सब एडिटर हैं, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, मैं खुल के ले रहा हूँ। उन्होंने भी बोला हाँ भाई बोलिए वकील साहब। मैंने बोला क्या आप कैमरा लगा के देख रहे थे क्या वहाँ पे, आपने मीडिया में छाप? बोलते नहीं सर ऐसा ऐसा आर्टिकल 19 है हमारा। मैं बोला अनुच्छेद 19 का सही उपयोग कीजिए अगर आप ये कर रहे हैं। उन्होंने बोला प्राइमा फेसिडली सर एफआईआर में ऐसा लिखा था। मैंने बोला कहाँ है एफआईआर में दिखाइए, और मैं आपको बताऊँ एफआईआर में ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि खाना मांगा तो उसने छत से ढकेल दिया, यहीं पास का गुड़ियारी का था केस था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मीडिया की उस हेडलाइन को पलट दिया, मैंने उसको एक ही लाइन का आर्गूमेंट दिया। मतलब भाई तू भी जेंट्स है ना पांडे जी, यू आर ऑल्सो जेंट्स। ये मैसेज पूरी की पूरी पुरुष कॉम और पुरुष फ्रेटर्निटी के खिलाफ जा रहा है। मैं मेंस राइट एसोसिएशन में भी हूँ, ऑनरेडी सेक्रेटरी हूँ, मैं कई पुरुष आयोग में चलाता हूँ, महिला झूठे मामले और ये सब पूरा खेलते आया हूँ, मैं देखते आया हूँ, और मैं निकाल देता हूँ बाहर। मैंने उसको मीडिया की उस हेडलाइन को चेंज करने के लिए प्रेरित किया। मैंने बोला तुम भी जेंट्स हो, क्या मैसेज जा रहा है कि पुरुष ने खाना मांगा, खाना नहीं दिया तो दूसरी फ्लोर से पत्नी को नीचे ढकेल दिया। और मैं बोला तुमको कैसे पता? बोले साहब एफआईआर में, मैंने एफआईआर दिखा दी उसको। बोला चल वीडियो कॉल कर देख एफआईआर कहाँ लिखा है, ये ले मैं तेरे को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। अरे बोलता है सर सॉरी है, मैं हेडलाइन को चेंज कर रहा हूँ। उससे चेंज किया हेडलाइन को। सो व्हाट हैपेंस इज कि मीडिया तो अब क्या हुआ, किसी के ऊपर फॉल्स एफआईआर कर दिया, पेपरबाजी हुई, उसकी बदनामी हुई, सामाजिक रेपुटेशन खराब हुआ, कोर्ट से भले वो बरी हो गया, बट उसका वो जो क्षति है वो कौन देगा, कौन क्षतिपूर्ति करेगा? उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो बदला होना चाहिए। 1 साल का कठोर दंड है इसमें, ध्यान रखिएगा, सश्रम कारावास, सामान्य नहीं है। अंदर में काम कराएंगे है? कैदी वाला ड्रेस पहना के, समझ में आ जाएगा, कन्विक्शन होगा सामने वाले को, और कन्विक्शन हुआ तो क्या होगा, दोष सिद्धि अगर हो गई, आपने साबित कर दिया तरीके से किसी अच्छे एडवोकेट से
हम नहीं कह रहे हम ही अच्छे हैं, आप ट्राई कीजिएगा, है ना। आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कोर्ट से आप जीत गए हैं, आप बाकायदा लगाइए इस 217 को, 248 को, ठीक। अब मैं आपको 248 पे लेके जाता हूँ। सेक्शन 248 इसी का भाई है। सेक्शन 248 है क्या, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सेक्शन 248 और सेक्शन 200 इस पे अंतर बेसिकली 17 पे क्या है। 248 जो है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, क्षति करना मतलब मेरी जो इंटेंशन थी उसको पूरा तोड़ देना, उसको डैमेज कर देना। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई, ऐसा आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, क्षति कारित करने के लिए कि उसको मेरे को तोड़ना है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करनी है, उसको गिराना है, उसको जॉब से निकलवाना है, उसको उसके पास कोई क्लाइंट ना है, अगर वो डॉक्टर है तो उसको मेरे को बदनाम करना है ताकि उसका क्लिनिक बंद हो जाए, है वो लड़की है तो उसको बदनाम करना है, जेंट्स है तो उसको उसके खिलाफ इतनी बातें कर दो। जैसे मोहम्मद सामी, उसकी वाइफ ने क्या क्या बोला। उसकी वाइफ ने बोला कि पाकिस्तान से, मतलब मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, ये मीडिया के द्वारा सुना हुआ है कि उसने रिश्वत ली है, उसने मैच फिक्सिंग की है, बट बीसीआई ने उसका साथ दिया, 8 विकेट लिया उसने सेमीफाइनल पे, और बीसीआई ने बोला ये आपका व्यक्तिगत पारिवारिक है, उसकी कोई प्राइम फैसिलिटी, हम आपके साथ हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ने उसका साथ दिया, बट प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्षति करना उसका मेन उद्देश्य था, डैमेज करना। एक क्रिकेटर जो फुल फॉर्म में है, बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी करता है, फास्ट स्टेप पेसर है, उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया कि मतलब आप जो है दूसरे देश से पैसा लेते हैं, फिक्सिंग करते हैं, ये डैमेज है, दिस इज क्षति। ये जो लिखा है ना 248 अट्रैक्ट होता है, और ये उससे भी खतरनाक है। ये क्या है कि भाई क्षति कारित करने के लिए इस आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करता है, क्रिमिनल। 217 जेनरिक थी, सिविल अगर लगा दिया, कंप्लेंट केसेस लगा दिया। 248 में यदि आप किसी के ऊपर रेप का चार्जेस लगा देते हैं, मॉलेस्टेशन का लगा देते हैं, किसी छोटी कन्या को खड़ा कर देते हैं, उसको बेचारी को क्या मालूम, झूठ बुलवा देते हैं कि तुम्हारे साथ गलत किया था, बोल देना। बाद में लड़की जाके कोर्ट में बोलती, मोला तो इसने बोले रही से, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, अंकल को तो मैं नहीं जानती। अब क्या डैमेज उसका हुआ, उसके हाथ पैर कट जाएं वापस आ जाते हैं, चरित्र अगर कट गया तो वापस आता है क्या? कितनी दिक्कत होगी उसको अपने इररिपेरेबल लॉस के लिए। इसीलिए इसको भारतीय न्याय संहिता कहा गया है, न्याय, क्योंकि ये न्याय भी दिलाएगा। नए कानूनों में ये 2 खूबसूरत धाराएं हैं। इसमें दंड क्या है? इसमें दंड है 5 वर्ष, खाटी दंड है इसमें, 5 वर्ष या 2 लाख रुपए का जुर्माना दोस्तों। उसमें 10,000 था 217 में, इसमें 2 लाख रुपए का जुर्माना, 5 वर्ष की कठोर दंड, या दोनों मतलब आपको 2 लाख रुपए भी लगेंगे, 5 साल के लिए कारावास में दोषसिद्धि भी आपके ऊपर होगी अगर आप साबित कर देते हैं तो, ठीक है। इसमें आपको पहले खंड में 5 साल, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे खंड में 10 साल। किसमें 10 साल? यदि ऐसी दांडिक कार्रवाई जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध हो। यानी कोई किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाता है मर्डर का, 302 लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। कोई किसी के ऊपर रेप का आरोप लगाता है, उसमें भी लाइफ है या मिनिमम 10 ईयर्स है, कि भगा के ले गया है, फलाना किया, ये किया, वो किया, इसने बरगलाया, फुसलाया या जो भी किया, 10 ईयर्स से ऊपर का है। ऐसे कठोर दंड से एक्स ने वाई के ऊपर लगा दिया, वाई बेचारा ऐसे दंड से बेचारा जूझता रहा। वैसे खंड बी में 5 साल नहीं, 10 साल की कठोर कारावास, और उस स्थिति पे जुर्माना, ठीक है। उसमें जुर्माना मतलब मिनिमम 2 to 5 लाख। कोर्ट कठिन जुर्माना लगाता है कि भैया आपने इसके कैरेक्टर को तबाह कर दिया। आप लोग साथ में काम करते थे, लव अफेयर था, आपने उसके ऊपर रेप का आरोप लगाया, 5 साल 6 साल रह के गए साथ में, हैं, आपने इंटेंशन से उसके साथ सेक्स किया, और आपने कल की डेट में आरोप लगा दिया। खुद आपके कैरेक्टर ढीले हैं, राइट, और आप जाकर के जो है सामने वाले के कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। तो ऐसे झूठे आरोप अगर आप सिद्ध कर पाते हैं, कोई स्त्री ने आपके ऊपर लगाया हो, कोई व्यक्ति ने लगाया हो, जो मृत्युदंड या 10 वर्ष से ऊपर के लिए दांडिक हो, क्रिमिनल नेचर का हो, तब आप उससे अगर बाहर आ जाते हैं तो 248 इस्तेमाल कीजिए बीएनएस की। फ्रेंड्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ घुटनों पे आ जाएगी सामने वाली। खासतौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में होता है, आप देखते होंगे, सामने वाला घुटनों पे आपके पास आएगा कि यार इसने भी अस्त्र का इस्तेमाल किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, भड़का नहीं रहा हूँ मैं गलत अस्त्र का, लेकिन झूठे आरोप
चूँकि मैं मेंस राइट एसोसिएशन से भी जुड़ा हूँ, 99% 498 के केसेस झूठे दहेज के मामले मिथ्या होते हैं। कभी कन्विक्शन हो भी जाता है तो वो अपील स्टेज पे निकल जाते हैं क्योंकि वो मिथ्या होते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट उसमें कहता है कि क्या 498 में क्या क्या चीज़ें क्रुएल्टी में साबित हैं, क्या नहीं है, राइट। बहुत से वाइड कैटेना ऑफ जजमेंट्स हैं इस पर, राइट। तो इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आप काउंटर करें, फ्रंट फुट पे खेलें और ये लगाएं, देखिए कि आपको कैसे रेमेडी मिलती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट शर्मा अनूप, सत्यमेव जयते फाउंडेशन रायपुर, सीनियर क्रिमिनल डिफेंस लॉयर। मैं बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन तो अभी कुछ साल पहले इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू की है, लेकिन मैंने अपने परिवार में मेरे दादाजी भी सीनियर लॉयर थे, वो भी एसडीएम थे, मजिस्ट्रेट थे, तहसीलदार थे, उनकी भी छोटी सी अदालत थी, बट वो भी प्रैक्टिशनर थे। मैंने अपने परिवार पे देखा है, मैंने सीनियर्स को देखा है काफ़ी सालों से, राइट। फिर मैं प्रेरित हुआ और अपने कॉर्पोरेट करियर को छोड़ के मैं क्रिमिनल लॉ में आया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ किस तरीके की चीज़ें हो रही है। ये कमाने की अपॉर्चुनिटी से नहीं, ये लोगों को न्याय दिलाने की। इसलिए मेरा प्रो बोनो सर्विसेज चलता है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट निःशुल्क या बहुत कम पैसे पे मैं लोगों के क्रिमिनल केसेस देख लेता हूँ, है ना। मेरा नंबर 8770395150 है। कभी भी पिंग कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। कॉल अगर नहीं उठ पाया कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कीजिए, राइट। आई विल डेफिनेटली गेट बैक। थैंक यू।